पार्टिकल ऑफ लाइट है, इसकी एनर्जी mc स्क्वायर, इसको हम hf भी लिख सकते हैं। हमने कहा था अगर एनर्जी hf लेस देन वर्क फंक्शन हो तो नो इलेक्ट्रॉन इज emitted। लेकिन अगर hf ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हो जाए तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, अगर सारी की सारी फोटोन की एनर्जी उसको निकालने में लग जाए तो इलेक्ट्रॉन की निकलते इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन से इंटरैक्ट कर जाए और गामा रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाए। हर इलेक्ट्रॉन का मास रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर HF ग्रेटर देन 5 होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। और अगर हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमें HF फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो इस काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वर्क होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई वोल्टेज उसको स्टॉप करने के लिए देंगे, इसलिए हम इस एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के तौर पे लिखेंगे जी, ई। अगर हम स्टॉप नहीं करते, हम इसको जाने देते हैं, तो हो सकता है स्पीड ज्यादा होने की वजह से, आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, अगर स्पीड अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट तो फिर ये वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉन वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये वेव में कन्वर्ट हो जाता है तो वेव में कन्वर्ट होने का जनाब ये है कि इसकी फिर वेवलेंथ होगी और वो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी, और उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था प्लैंक कांस्टेंट ओवर 2 MeV। ये कल हमने डेरिवेशन की थी। तो अब आगे चलते हैं जनाब, आज का काम स्टार्ट करते हैं। जो ऑर्बिट्स होते हैं फिजिक्स में, उनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल की एनर्जी जो है उसका फॉर्मूला होता है 13.6 डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। और ये जो n है, दिस इज द नंबर ऑफ द एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ द ऑर्बिट। पहली बात यह है कि हमारे पास अगर लाइट है, फोटॉन्स की फॉर्म में आ रही है, उसको हम हाइड्रोजन गैस जो है उसका क्लाउड में से पास करें, तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, इसमें से डायफ्रैक्शन होगी। और आपने एएस में पढ़ा हुआ है x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए। अब यहां से जो लाइट आती है
उसकी वेरिएशन होती है एनर्जी में। एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। जिनकी एनर्जी ज्यादा है उनकी वेवलेंथ कम है। अगर वेवलेंथ कम है तो वो कम डेविएट करेंगे। मसलन इसको सीधा जाना ये चाहिए था, लेकिन ये अपने पास से कम डेविएट करके यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन जिनकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा बेंड करेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन बेंड कर जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो x directly proportional to lambda and lambda inversely proportional to energy and inversely proportional to frequency। तो ये जो आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट यहां पहुंचेगी, ये आपके पास जो अरेंजमेंट ऑफ द लाइट आएगी, इसको रेनबो मतलब हम स्पेक्ट्रम कहेंगे। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लाइट आई हाइड्रोजन गैस में से एब्जॉर्ब होके स्प्लिट करके डायफ्रैक्ट करके निकल गई। So this is absorption spectrum। तो पहली बात आपने याद रखनी है, जब भी लाइट आती है उसमें वैरायटी ऑफ द फोटोन एनर्जी होती है, वैरायटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वैरायटी ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंडिंग ज्यादा होगी आपके पास, इसलिए आपके पास वो जो जितनी भी वेवलेंथ्स हैं वो सारी सेपरेट हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी लाइट इन डिफरेंट वेवलेंथ। तो ये जो अरेंजमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम एंड दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब डायफ्रैक्शन क्यों होती है? हाइड्रोजन गैस के बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेसिंग होती है वो स्लिट के तौर पे बिहेव करती है, इस वजह से डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन हाइड्रोजन से हो रही है। तो ये जो रेनबो बनती है, स्पेक्ट्रम बनता है, दिस इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम पे। इमिशन स्पेक्ट्रम के लिए हाइड्रोजन को ही लेते हैं और उसका एक एटम, उसका एनर्जी लेवल नीचे वाला, फिर ये ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ये डिफरेंट। अब इसको हम एनर्जी लेवल नंबर 1, एनर्जी लेवल नंबर 2, एनर्जी नंबर 3, एनर्जी नंबर 4, एनर्जी नंबर 5 and so on up to infinity। हाइड्रोजन है तो इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहला ऑर्बिट पार्शियली फिल्ड होता है। एनर्जी लेवल इनको कहते हैं। अब हमने पढ़ा था कि एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है वो 13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n नंबर है तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है उसकी एनर्जी, आप जरा कैलकुलेट करके करते जाएं, आपने लेबल करते जाएं। दूसरा जो है उसमें 13.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद तीसरा है तो वो 13.6 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो ये आ जाएगी 1.5। उसके बाद नेक्स्ट 13.6 डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे, ये बनती है 0.85। और उसके बाद 13.6 डिवाइडेड बाय 25 कर दें तो ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो ग्रेजुअली ऊपर जाते हुए
जी, तो ये एनर्जी लेवल्स की एनर्जी है। ये 13.6 जो है ये फिक्स्ड वैल्यू है, डिवाइडेड बाय n है नंबर ऑफ द ऑर्बिट से। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। सपोज करते हैं यहां से एक फोटोन आता है और इस फोटोन की एनर्जी hf है। ये जाके इस इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। तो अगर तो एनर्जी फोटोन की ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन एनर्जी जो कि 13.6 है उसके इक्वल या ग्रेटर होगी तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल आएगा। वो हमने पढ़ लिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। लेकिन अगर एनर्जी एच एफ लेस देन वर्क फंक्शन हो, यानी कि एच एफ लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो ये आयनाइजेशन नहीं हो सकती। आयनाइजेशन की बजाय एक्साइटेशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी जब इसकी बढ़ेगी, ये यहां नहीं रह सकता, ये जंप करके किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये यहां से जंप करता है और ये इस नंबर 4 में चला जाता है। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एनर्जी लेवल में हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। उसके बाद अगर हम इन दोनों एनर्जी लेवल, ये ग्राउंड लेवल नंबर 1 और एक्साइटेड लेवल नंबर 4, इनकी एनर्जी का अगर हम डिफरेंस ले लें 13.6 minus 0.85, तो 13.6 minus 0.85 ये आता है जी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी का फोटोन आया था। तो याद रखें, डिफरेंस ऑफ द एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। और अगर आपने कैलकुलेट करनी है इसकी वेवलेंथ, ये जो आया था आपके पास बेटा फोटोन, तो सबसे पहले ये जो 12.75 है इसको आपने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में। 1.6 10 पावर माइनस 19, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63, 10 पावर माइनस 34 और c डिवाइडेड बाय लैम्डा करके वेवलेंथ निकाली जा सकती है। बहरहाल एक चीज तो आपने याद रखनी है कि अगर उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है वेवलेंथ की, तो ये तरीका होगा। नंबर 2, ये याद रखें कि जब भी कोई भी फोटोन आता है उसके पास इतनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो 100% किसी एनर्जी लेवल में जाके फिट आता है। ये नहीं हो सकता कि यहां से इलेक्ट्रॉन आया और ये बेचारा यहां तक नहीं पहुंचा, यहां तक रुक गया। नो, ये नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। या इस ऑर्बिट में पहुंचेगा या इसमें पहुंचेगा। तो नेचर में जितने भी फोटॉन्स हैं उन सब की एनर्जी की वैल्यू डिस्क्रीट है, वो फिक्स्ड है, हमारी मर्जी की नहीं है। और वो कितनी है, बहुत सिंपल, वो जनाब है जितनी एनर्जी के एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब ये दो आपके पास 1 और 2, इनकी एनर्जी का डिफरेंस अगर लें तो 100% इस एनर्जी का फोटोन अवेलेबल है। तो हमेशा एनर्जी ऑफ द फोटोन exactly equal to difference of energy of any energy level, energy two energy levels। तो फिर मैं बोलता हूं बेटा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एनी टू एनर्जी लेवल्स। तो ये आपने याद रखना है कि एनर्जी लेवल्स भी डिस्क्रीट होते हैं और फोटोन भी यूनिवर्स में डिस्क्रीट होते हैं। हमेशा अल्लाह ने एनर्जी लेवल्स और फोटॉन्स को मैच करके बनाया होता है।
तो कोई भी एनर्जी लेवल हम उठा लें, हम फोर्थ और फिफ्थ ले लेते हैं, ये इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लेते हैं, तो उतनी एनर्जी का फोटोन अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक फोटोन लें, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करें और फिर हमें कोई मिले ही ना एनर्जी लेवल ऐसे जिनकी एनर्जी का डिफरेंस ना हो। 100% दो एनर्जी का डिफरेंस जरूर होगा वो। तो ऑल फोटॉन्स आर डिस्क्रीट इन देयर वैल्यूज, all energy levels are discrete in their values, and energy of the photon will be exactly equal to the difference of energies of two energy levels. अच्छा जी, ये एक्साइट हो गया। अब एक्साइट जब हो जाता है तो कुछ देर के बाद ये वापस डी एक्साइट होता है। अब जो एक्साइटेशन है उसको फिजिक्स में हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। मिक्स ना करना, वो जो पढ़ा था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तो ये एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फोटॉन से, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कर जाता है। अब इसने डी एक्साइट होना है, उस डी एक्साइटेशन को एमिशन ट्रांजिशन कहते हैं, डी एक्साइटेशन। अब एमिशन ट्रांजिशन डिफरेंट वेज में होती है। पहली, नंबर वन, ये जो आपके पास फोटॉन है ये हो सकता है सीधा 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 वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाए एक ही जंप में, तो ये सारी की सारी एनर्जी एक ही गो में रिलीज कर दे और एक ही फोटॉन में सारी एनर्जी रिलीज कर दे। तो ये जो आपके पास फोटॉन रिलीज होगा इसकी वेवलेंथ को कहेंगे कट ऑफ वेवलेंथ। If the energy of the excited electron is released in the single photon, then the wavelength of the photon is called cut-off wavelength. एक तो ये है कि रास्ते में जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घरों में ना जाए, सीधा अपने घर में ही आ जाए। एक तो ये है कट ऑफ वेवलेंथ एमिशन होती है। नंबर टू ये है कि हो सकता है ये हर रिलेटिव को मिल के आए रास्ते में, यहां से आए इधर पहुंचे, फिर यहां से इधर पहुंचे, फिर ये इधर पहुंचे, तो जनाब 3 फोटॉन्स निकाले, ये छोटा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। तो अगर ऑल पॉसिबल फोटॉन्स में एनर्जी रिलीज करे स्टेप बाय स्टेप, मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम ऑर्डर में करे, एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले आपके पास नंबर वन एनर्जी स्मॉल का फोटॉन, फिर एनर्जी मीडियम का फोटॉन, फिर एनर्जी आपके पास मैक्सिमम का फोटॉन एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास इंक्रीजिंग आपके पास ट्रेंड हो एनर्जी का। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, हर एनर्जी पॉसिबल का फोटॉन निकला, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब आपको पता है कि जो एनर्जी होती है वो तो hc ओवर लैम्डा होती है। तो अगर आपके पास एनर्जी स्मॉल है तो वेवलेंथ लार्ज होगी, और अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ स्मॉल होगी। और इसको अगर हम वेवलेंथ की फॉर्म में ऑर्डर में करें, यहां पे देखें ये आपके पास स्मॉल वेवलेंथ, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, तो ये जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ये जो रेनबो बनेगी, इसको हम कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो पहली बात यह है कि हमारे पास एक सिंगल गो में इलेक्ट्रॉन ने सिंगल गो में एनर्जी निकाल दी, वो तो स्पेक्ट्रम बने ही ना, वो तो कट ऑफ वेवलेंथ हो गई। उसके बाद वन बाय वन अगर निकलता है, स्टेप बाय स्टेप निकलता है, तो वो तो आपके पास हो गई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये आपके पास
जो फोटॉन है ये किसी एक एनर्जी लेवल को मिस कर दे, यहां पहुंचा और उसके बाद सीधा यहां पे आ जाए, ये नंबर 2 वाला मिस कर गया। तो अब आपके पास होना तो ये चाहिए था कि इसकी आपके पास लाइट आती, इसकी आती। अब होगा कि ये जो मिसिंग आपके पास एनर्जी है, मिसिंग वेवलेंथ है, उसकी जगह यहां पे डार्क लाइन आ जाएगी। ये आपके पास लाइट मिलेगी नहीं, तो डार्क, इसलिए इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो पहले आपके पास कट ऑफ वेवलेंथ, नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप आता है, तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑर्डर में। और अगर कोई एक आध एनर्जी लेवल वो मिस कर बैठता है, तो उस मिसिंग वेवलेंथ की जगह ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी, कोई लाइट ही नहीं है तो डार्क लाइन आ जाएगी। जब स्पेक्ट्रम बनाएंगे, रेनबो बनाएंगे, तो इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, एक आपके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, और एक आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पीछे है, ये है के अंदर पहली पॉसिबिलिटी के स्पेक्ट्रम बने ही ना, मतलब एक ही गो में इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी जो है वो रिलीज कर दे सिंगल फोटॉन में। तो जो फोटॉन निकला उसकी वेवलेंथ को हम कह देंगे कट ऑफ वेवलेंथ। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आया, हर पॉसिबल एनर्जी लेवल को उसने टच किया, तो ये आपके पास जो है ये बन जाएगा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर कोई एक आध एनर्जी लेवल वो मिस कर बैठता है, तो उसकी वजह से होगा मिसिंग वेवलेंथ की जगह कट, मिसिंग वेवलेंथ की ब्लैक स्ट्रिप आ जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब अगर आपने हर फोटॉन जो है जो भी निकला है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो तो मैंने बता दिया, डिफरेंस ले लें, उसकी वेवलेंथ निकलनी है ये। तो अब आपको वो कह सकता है कि ये एनर्जी लेवल्स हैं, ये यहां से सपोज करें यहां तक गया, ये एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है, तो इसकी सारी पॉसिबल एमिशन ट्रांजिशंस बनाएं, सारी पॉसिबल। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये है ना, यहां से यहां आए, और भाई ये भी पॉसिबिलिटी है ना कि यहां से यहां भी आ सकता है ना, और ये पॉसिबिलिटी है कि यहां से सीधा आ जाए, ये पॉसिबिलिटी हो गई। उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी है जब यहां से यहां पहुंच गया, तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां आए, और ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से यहां आए। तो पहले मैंने इसकी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म की, अब इसकी पॉसिबिलिटी सारी खत्म कर दी, तो पीछे एक ही रह गई, और ये आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो गई। तो टोटल 1 2 3 4 5 6। तो जब भी ये एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 4 तक जाता है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं? 6 यूजुअली ये ड्रॉ करनी आती है। अब वो पूछ सकता है मार्क द इमिशन ट्रांजिशन which has minimum wavelength। तो याद रखें एनर्जी इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए बड़ी वाली एनर्जी, तो बड़ी वाली एनर्जी ये है जनाब, इसको लेबल कर देंगे। यहां से जो आपको वेवलेंथ मिलेगी मिनिमम होगी। हमेशा कट ऑफ वेवलेंथ छोटी होती है। उसके बाद अगर वो कहता है नहीं जी बड़ी एनर्जी चाहिए, बड़ी वेवलेंथ चाहिए, तो एनर्जी आपके पास इन्वर्सली है, तो इसका मतलब है ये जो छोटा जंप लगाया है इसमें वेवलेंथ बड़ी होगी। अब हमें स्पेक्ट्रम याद होना चाहिए, 350 से लेकर नैनोमीटर से लेकर 650 नैनोमीटर तक ये विजिबल लाइट होती है, और जो ग्रीन होती है बीच में उसकी वेवलेंथ होती है 500 नैनोमीटर। अब इससे इधर आए तो ये अल्ट्रा वायलेट, इससे इधर जाएं तो इंफ्रारेड। तो भाई अगर वो कहता है कि आपके पास पॉसिबिलिटी जो है वो अल्ट्रा वायलेट की और इंफ्रारेड की क्या है, ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, तो छोटी वेवलेंथ कहां पे है? वो ये है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी फॉर द अल्ट्रा वायलेट फोटोन।
अगर वो कह दें जी इंफ्रारेड चाहिए, तो इंफ्रारेड द लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर वेवलेंथ होती है स्मॉल एनर्जी ट्रांजिशन से, तो ये जो आपके पास होगी ये इंफ्रारेड की। और ये भी हो सकता है कि पहले इस फार्मूले से आपसे वो वेवलेंथ कैलकुलेट करवाए और इससे फिर मैच करवाने के बाद पूछे बताओ ये किस रीजन में होगा। अगर 350 से 650 में है तो ये आपके पास हो गया विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट का रीजन होगा। लेकिन अगर इससे कम है तो अल्ट्रावायलेट लाइट, और अगर इससे ज्यादा है तो इंफ्रारेड। जी ये जरा देख लें। अच्छा अब ऐसा है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, अगर टॉप से स्टार्ट करें, ये टॉप मोस्ट वाला जो है इसको हम फिजिक्स में कहते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल। इससे नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल। तो एक आपके पास एनर्जी लेवल है टॉप वाला, वो कंडक्शन एनर्जी लेवल। नीचे वाला, उससे नीचे वाला जो है वो है वैलेंस एनर्जी लेवल। अब होता ये है कि ये एनर्जी लेवल की एनर्जी फिक्स्ड होती है, लेकिन ये हमारे पास एक एटम है, इसका ये ऑर्बिट है और इसमें इलेक्ट्रॉन फिर रहा है। ये साथ वाला एटम है, उसका भी इलेक्ट्रॉन फिर रहा है। और अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोज आ जाएं ऐसे एनर्जी में घूमते हुए, तो सिमिलर चार्जेस तो रिपेल करते हैं। अब रिपल्शन की वजह से क्या होगा, रिपल्शन की वजह से ये अपना रास्ता बदलेगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। इसका मतलब अंदर की तरफ, यानी कि ये जो कंडक्शन एनर्जी लेवल है अब ये नीचे आ जाएगा थोड़ा सा और ये इधर चला जाएगा। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम के इस साइड पे चला गया, ये इस साइड पे चला गया, तो ये जनाब ये तो रिलैक्स करेंगे, अब ये नॉर्मल से भी ज्यादा इधर चले जाएंगे, तो मतलब ये एनर्जी लेवल इधर चला गया। तो ये जो ऊपर वाला एनर्जी लेवल होता है, ये एनर्जी पोजीशन का मतलब ये है अपना जो ऑर्बिट है वो फ्लेक्सिबल रखता है। अगर सराउंडिंग चार्जेस
सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो ये क्लोज टू द न्यूक्लियस हो जाता है, और सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग चार्ज वीक हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं, तो ये पीछे हो जाता है, मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इसका मतलब है कि सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सराउंडिंग चार्जेस किसी भी एनर्जी लेवल को, जो आउटर मोस्ट वाला होता है, उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं और उसकी एनर्जी की पोजीशन को फिक्स नहीं रहने देते, ऊपर नीचे उसको करते रहते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन इन द पोजीशन ऑफ द ऑर्बिट होती है, इसको कह देते हैं बैंड। तो ये कंडक्शन एनर्जी लेवल की बजाय ये कहलाएगा बैंड। और आपको पता है, आपने टेलीकम्युनिकेशन पढ़ा था, बैंड विड्थ, तो बैंड का मतलब होता है रेंज। तो ये कंडक्शन बैंड हो गया। अब ये कंडक्शन बैंड सबसे ऊपर होता है, इस पे ज्यादा इफेक्ट होता है। अब इससे नीचे वाला भी थोड़ा इफेक्ट होगा, इसलिए उसकी फ्लक्चुएशन जरा कम होगी। तो ये भी आपका वैलेंस एनर्जी लेवल की बजाय वैलेंस बैंड हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो गैप आएगा, जो स्पेस आएगी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में, उसको कह देते हैं हम फॉरबिडन बैंड। जी, तो ये फॉरबिडन बैंड जो है, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच वाली जगह को, स्पेस को कहते हैं। तो बैंड थ्योरी के अंदर ये है कि सराउंडिंग एटम के चार्जेस, सराउंडिंग एटम के इलेक्ट्रॉन्स, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी चार्जेस की वजह से जो इफेक्ट आता है, जो नियरेस्ट एटम होता है उसके ऑर्बिट्स के ऊपर, उसकी वजह से बैंड बनता है। वो बैंड कभी आपके पास श्रिंक कर जाता है, कभी रिलैक्स करता है, तो वो जो फ्लक्चुएशन आती है, दैट इज कॉल्ड बैंड, राइट। अब ऊपर वाला सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो वो आपके पास बड़ा बैंड होता है, नीचे वाला छोटा होता है, और दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम कह देते हैं फॉरबिडन बैंड। अब अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, जिनको कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और आपको पता है पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ ग्रुप होता है, उसके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जर्मेनियम सिलिका ऑक्साइड जो होते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं। डायोड हो गया, थर्मिस्टर हो गया, एलडीआर हो गया, ये सारे। अब इनमें अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर कंसिडर करें, तो इसके ऊपर ये याद रखें, जो कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी होता है, और जो वैलेंस बैंड होता है वो फुली ऑक्युपाइड, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। केमिस्ट्री में जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वगैरह करते हैं, बाहर वो भी है, वो वैलेंस बैंड ये फुल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर उसके चाहिए उतने ही होते हैं। और बीच में ये जो फॉरबिडन बैंड है, इसको क्रॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी चाहिए होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, राइट। अब होगा ये कि अगर हम सेमीकंडक्टर को हीट अप करें, इनका टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे। जैसे हम कहते हैं जी टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी, तो बस सिंपली उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब जब एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो जो जो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन करते जाएंगे, वो जंप करके
वैलेंस से ये कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी गेन करने के बाद वो जंप करके ऊपर चले जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ता गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अप्रोचिंग या रीचिंग कंडक्शन बैंड ज्यादा होते गए, तो वहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ गई और पीछे जो पोटेंशियल आपने दिया हुआ है उसकी वजह से करंट बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से सेम पोटेंशियल ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रहा है, ज्यादा चार्ज है, तो हम कहते हैं जनाब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बढ़ गया। क्योंकि वहां पे नंबर डेंसिटी बढ़ गई। तो हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो NE होता है और जो करंट होता है वो NE/T होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, जैसे करंट बढ़ गया, तो अगर करंट बढ़ जाता है तो हम कह देते हैं जनाब जी रेजिस्टेंस कम हो गई। ये सिंपल कंसेप्ट, ये आपने याद रखना है कि 0 केल्विन के ऊपर जो वैलेंस बैंड है वो होता है फुली ऑक्युपाइड। कंडक्शन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। फॉरबिडन बैंड को जंप करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है। जब आप हीटअप करते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद वो ऊपर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज्यादा हो जाएगा, नंबर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, करंट ज्यादा हो जाएगा, बाहर से आपने पोटेंशियल उसको दिया हुआ है, करंट ज्यादा होगा तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस कम हो गई। तो ये है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाती है। अब स्पेशल केस है जी LDR। आपने ओलो में पढ़ा था कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। और आजकल आप पढ़ रहे हैं कि नहीं जी, लाइट भी अगर इंसिडेंट हो किसी मेटल के ऊपर फिर भी इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहां भी वही है ना, अगर हीट दे के इलेक्ट्रॉन को ऊपर पहुंचा सकते हैं तो ऊपर से लाइट इंसिडेंट करके इलेक्ट्रॉन को भी तो पहुंचाया जा सकता है। तो जब भी कोई बाहर से लाइट स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट करती है किसी मेटल के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर, वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है। अगर उसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, जंप करके ऊपर चला जाता है, और जब वहां ऊपर जाके ये पहुंचता है, नेक्स्ट ऊपर जाके पहुंचता है, तो वही प्रोसेस हो गया जो हमने हीट से किया। तो थर्मिस्टर में हीट से हम कर लेते हैं और LDR में हम लाइट से इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देते हैं। तो दोनों के अंदर एक में लाइट से रेजिस्टेंस कम हो जा रही है और दूसरे से टेम्परेचर से। तो फर्क इतना ही है कि हमने सोर्स ऑफ एनर्जी डिफरेंट कर दिया लेकिन प्रोसेस बीच में सेम हुआ जी। तो इसको जरा देख लें कि ये बैंड्स क्यों बनते हैं और सेमीकंडक्टर्स के अंदर बैंड का क्या कंसेप्ट है। वीडियो को बहुत ज्यादा इस तरह से ना आपको बहुत ज्यादा बाबा ने एक महीना ये जो
जहाँ पे हम बनाओ ना मेरे जैसा ऐसा ही सर जी बोले। सर हम सेमीकंडक्टर्स को इंट्रिंसिक क्यों कहते हैं? अच्छा, ये इंट्रिंसिक इनको कहते हैं, इसलिए कहते हैं ना कि ये इसमें जो नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर होते हैं ना, जी जी तो वो हम इनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करते हैं इंस्टेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द इम्प्योरिटीज। ठीक है। ठीक है, अच्छा तो वो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन आपने ये समझ याद रखना है कि इनमें नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर जो होते हैं वो कैसे पता लगता है कि जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। वो हमारे ठीक है। सिलेबस में पी टाइप और एन टाइप सुना होगा आपने। पी टाइप हाँ जी हाँ जी हाँ, वो जी डिटेल जी में जी नहीं है ना। और हम क्या कर देते हैं, हम इंस्टेड ऑफ ये कर लेते हैं कि हम चार्ज कैरियर देख लेते हैं और हम ये नहीं देखते कि नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज उसके अंदर कितनी डाली हुई है। अच्छा ठीक है। क्योंकि ये जैसे ना ऑक्साइड्स होते हैं ना, हाँ जी। इस वजह से। और इससे अगर हम कंडक्टर की बात करें, जैसे फिलामेंट लैम्प पे टंगस्टन वायर मतलब टंगस्टन का वो होता है, तो जी, जी। उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है? हाँ, वो पढ़ाऊंगा, मेटल की क्यों बढ़ती है वो पढ़ाऊंगा। अच्छा इंसुलेटर की और क्या होती है वो सारा कुछ कराऊंगा। ठीक है। और सर ये लाइन स्पेक्ट्रम ओवरऑल होता है या सिर्फ लाइक एज इन जो लास्ट पार्ट जिसमें स्किपिंग हो जाती है? मैं समझा नहीं। मतलब जो आपने लाइन स्पेक्ट्रम की बात की थी ना, जी जी वो मैं ये कह रही थी कि जिसमें आप कह रहे थे ना कि एनर्जी लेवल एक स्किप हो जाता है, वो आगे चला जाता है इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो तो वो लाइन इसमें स्पेक्ट्रम है या ओवरऑल इसको हम लाइन नहीं स्पेक्ट्रम नहीं कहते नहीं नहीं, ओवरऑल को लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर एक मिसिंग लाइन आ जाए। हैं? ठीक है। जी, लेकिन मतलब मेरा मतलब था कि जिसमें स्पेक्ट्रम जो होता कंटिन्यूस है ना, नहीं स्पेक्ट्रम तो होता है ना अरेंजमेंट। तो अगर एक ही चीज हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो स्पेक्ट्रम तो नहीं होता ना, वो तो रेनबो तो नहीं हो। रेनबो में 3-4 कलर होंगे, उनमें से एक मिसिंग हो गई तो उस पूरे को हम कह देंगे लाइन स्पेक्ट्रम। मीन द अरेंजमेंट ऑफ द कलर विद मिसिंग वेवलेंथ। अच्छा ठीक है। जी। और आपने केमिस्ट्री सर में एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पढ़े हुए हैं आपने? क्या चीज? केमिस्ट्री में आपके पास हैं ये अपना इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने? नहीं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। देखे ना, अगर आपने किसी सेमीकंडक्टर को कंडक्टर अच्छा बनाना है और आप जी उसके अंदर कोई मटेरियल ऐड कर देते हैं ना, मटेरियल जी जी ऐड करते हैं तो वो होता है एक्सट्रिंसिक। लेकिन अगर बगैर ऐड किए हुए अगर आप उसके अंदर वो प्योर फॉर्म में हो, जो सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में हो, को उसमें ना कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो उसको इंट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। ठीक है। जी, तो ये हमारी डिटेल में नहीं है जी। ठीक है, अच्छा कोई और बोला था बीच में? जी बेटा बोलें। जैन आप बोल रहे थे बेटा? हाँ जी सर, मैं ही बोल रहा था। बताएं बेटा। सर ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के शार्प कट ऑफ कब होता है वेवलेंथ का? जी देखें, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला गया, ठीक है, और वो वापस उसी ऑर्बिट में आ जाए, रास्ते में किसी को लिफ्ट ही ना कराए जी रास्ते में, तो सिंगल गो में इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट कर दे। जैसे ये देखे ना, मैंने एक सेकंड पीछे दिखाता हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन यहां से सिंगल गो में नीचे चला गया, नजर आ रहा है आपको? जी ये इस ऑर्बिट में नहीं गया, इसमें नहीं गया, एक ही गो में वापस चला गया। तो यहां से जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ को कट ऑफ वेवलेंथ कहेंगे। यानी कि होल ऑफ द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इन द सिंगल फोटोन, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ एमिशन, और उसकी वेवलेंथ को कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक। और सर आपने कहा था कि द डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन। यस, इंसिडेंट फोटोन जी और जी इमिटेड इंसिडेंट फोटोन। फोटोन। जी, तो अगर वो इक्वल नहीं होती तो मतलब इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा अपनी उसी स्टेट में? ना नहीं जाएगा ही नहीं वो। अच्छा नहीं लाइक एज इन नहीं, वो अच्छा ठीक जाएगा है। ही नहीं, जाएगा ही नहीं। नहीं, ये तो कंसेप्ट ही गलत है ना कि होगी नहीं।
मैंने कहा है अल्लाह ने फोटोन की एनर्जी और एनर्जी लेवल का डिफरेंस मैच करके बनाया हुआ है, डिस्क्रीट है। अच्छा। ये हो ही नहीं सकता कि फोटोन ओ, ऐसा आए कि वो इलेक्ट्रॉन को कहीं पहुंचा ही ना सके। अच्छा, जी, ठीक है। मैचेबल हैं सारे। और सर आपने कहा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है उसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, तो अगर एनर्जी जो फोटोन की है वो इक्वल हो जाती है वर्क फंक्शन की, तो इलेक्ट्रॉन इमिट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी नहीं इमिट काइनेटिक होगा, एनर्जी जीरो। नहीं इमिट होगा लेकिन आगे नहीं भाग सकेगा। मेटल की सरफेस पे आके मेटल का पार्ट नहीं होगा। जैसे आप किसी बॉल को किक करते हैं, अच्छा, वो दरवाजे पे जाके रुक जाती है, अब दरवाजे के अंदर है ना बाहर है। अब दरवाजे कमरे का पार्ट तो नहीं है ना, लेकिन बाहर भी नहीं जा सकती। अच्छा, ठीक है, इजेक्ट तो हो गया ना, ठीक, लिबरेट तो हो गया, लेकिन आगे नहीं भाग सकता। ठीक है, समझा। और सर एक और बात कि जो फोटॉन्स जब हाइड्रोजन से हिट करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स को, जी तो जी वो अंदर से डायफ्रैग करके बाहर निकलेंगे, जी। लेकिन वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे है? लाइक एब्जॉर्ब तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि यहाँ पे कि कुछ वेवलेंथ जो हैं वो ब्लॉक भी तो हो सकती है ना, वीक वाली। ओ, अगर स्ट्रेट आ रही हो या हाँ जी, कुछ होंगे हेड ऑन कोलिजन्स हो सकते हैं उनके। उसके बाद हम्म, कुछ जो है अगर पास कम एनर्जी वाले हैं, मतलब ज्यादा वेवलेंथ वाले आपके पास हैं, तो हो सकता है वो अंदर एब्जॉर्ब ही हो जाए, फिल्टर हो जाए। ठीक है, जी, ठीक है, या इसलिए जो हाइड्रोजन लेते हैं ना, गैस लेते हैं, वो हाई प्रेशर वाली लेते हैं। ठीक है। जी। ओ, अच्छा। और इससे जो एनर्जी लेवल्स है, मुझे ये बात नहीं समझ आई कि जो आपने एनर्जी लेवल्स बनाए हुए थे उसमें लाइक व्हेन यू गो अप तो एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, लाइक 13.6, 3.4, 1.5, तो ऐसा क्यों है? मतलब हाँ एनर्जी बिल्कुल, बढ़नी नहीं आपने चाहिए? ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना, इसलिए जब भी आप अगली क्लास में जाएंगे ऊपर तो इनके साथ यहाँ पे माइनस लिखा होगा, और आपने ओ, बुक में ओ, भी देखा होगा माइनस लिखा होता है, वो आपकी बात ठीक होगी। या होता ठीक है है, ना ठीक लिखा है। हुआ जी, तो हम हाँ जी। कंसिडर ए लेवल में हम कंसिडर ही नहीं करते इनको। चलें फिर आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर ठीक है, हम फिर आगे पढ़ेंगे इसको। ओके जी, अल्लाह हाफिज।